नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जी हाँ, आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। और हमारे सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शालोम और बाकी सब। Abari Yako Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And ni hao to our viewers in China and konnichiwa to our viewers in Japan. So Pradeep ji, India won the Asia Cup yesterday and for the first time ever in the history of any competition of any sort in cricket, the winning team did not take the Asia Cup trophy. And the gentleman, the chairman, Mohsin Naqvi of the Asian Cricket Council decided that he would take the trophy home. And Pakistanis ran away with the trophy. And they're going to celebrate it in the streets of Pakistan, saying that the trophy is with us, we have won the match. We have won the finals, we have won the Asia Cup. ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं और उनके साथ में जो वाइस चेयरमैन हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं। उनको कहा गया था कि भैया उनको दे दो, उनको बोल दो कि वो दे दें। उनको कहा नहीं साहब मैं ही दूंगा। तो वो उठा करके अपने होटल के कमरे में ले गए, मेडल भी ले गए सारे के सारे। तो बड़ी अजीबोगरीब मसला है। ये देश ही ऐसा है। पाकिस्तान एज अ नेशन, द पीपल आल्सो लाइक दैट, द लीडर्स आल्सो लाइक दैट। हर हार को जीत मानते हैं। हमने हर चीज जो हारे हैं सब जीते। अब ये ट्रॉफी भी चुरा कर शाहिद अफरीदी नाचेगा कि देखो ट्रॉफी हमारे पास है, हम जीते। सर 1965 की वॉर वो जीते, 1971 की वॉर वो जीते। इनफैक्ट बांग्लादेश जो था वो खैरात में नहीं दिया था इन्होंने। ईस्ट पाकिस्तान से जो बांग्लादेश बना वो खैरात में नहीं दिया था। 1999 में अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 1400 शव जो थे, डेड बॉडीज जो थी, वो ऊपर छोड़ के आ गए ताकि हमारी आर्मी के साथ जो अटैच्ड होते हैं मौलवी, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी आर्मी के साथ हमेशा एक पंडित अटैच्ड होता है, एक पादरी होता है और एक मौलवी होता है हर रेजिमेंट के साथ। उन सब लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ा उनका, सारे पाकिस्तानियों का, एंड वी गेव देम अ डिसेंट बेरियल। उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक में उनका जी हमने उड़ा दिया इनको। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर में दे स्टार्टेड विद क्या, एक रफाल, फिर 2 रफाल, फिर 2 से 4 हो गए। ट्रंप ने 7 बोल दिया तो फिर 7 हो गए। मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, बट इन एनी इवेंट इट्स माय पर्सनल व्यू। ये मेरा व्यक्तिगत है कहना कि एक्चुअली खेलना ही नहीं चाहिए था। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वी शुड हैव बॉयकॉटेड द एशिया कप। चलिए ठीक है, एवरीबडी वॉच्ड इट, एवरीबडी लव्ड इट कि इंडियन टीम डिफीटेड द पाकिस्तानीज थ्राइस। 3 बार हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया है। लेकिन एक चीज भूलनी नहीं चाहिए प्रदीप जी, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 100 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हमारी वजह से। अगर आज हिंदुस्तान नहीं खेलता तो वैसे ही कटोरा लेके इधर से उधर फिर रहे होते। वी शुड हैव बॉयकॉटेड दिस ब्लडी टूर्नामेंट, वी शुड हैव सेड वी आर नॉट गोइंग टू प्ले पाकिस्तान। That's my opinion. Yes, anyway. बिल्कुल बिल्कुल सर। I mean there was no, in fact among the opposition also the main opposition party, I think कांग्रेस ने vociferously आवाज उठाई नहीं। हमने देखा सर उद्धव ठाकरे जी और तृणमूल ने थोड़ा आवाज कर दिया, but majority of the parties have really not spoken out. सर ऐसा है, जहां तक के बीजेपी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, सब लोग क्रिकेट से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, बीसीसीआई से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो लिहाजा वो क्यों why would they raise their voice? The amount of money which is involved in cricket is humongous. It is more than the budget of any large economy. कोई किसी भी दुनिया की लार्ज इकोनॉमी होती है उससे ज़्यादा बजट होता है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। सो एवरीबडी कीप्स देयर माउथ शट, भाई ठीक है पैसे कमाओ, क्या है उसमें। और वैसे भी 3 बार आपने हरा दिया है, सो एवरीबडी इज नाउ सेइंग देखो हमने हरा दिया। अब हरा दिया ठीक है यार, वैसे भी कौन सी टीम है, इट इज़ द 7th रैंक्ड टीम। आप अगर देखें इंडिया इज द नंबर 1 रैंक टीम इन T20, पाकिस्तान इज नंबर 7। नंबर 7 रैंक टीम को अगर आपने 3 बार हरा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार। आई एग्री टोटली विद रविचंद्रन अश्विन ने यह कहा है कि एशिया कप में वी मस्ट इनवाइट अदर टीम्स एज स्पेशल इनवाइटीज। आइदर यू हैव एन इंडिया ए टीम विच विल compete with the main team of India, or you have Australia and New Zealand as special invitees. तो जाकर के कोई कंपटीशन होगा। आज तो भारत के लिए कोई कंपटीशन है नहीं। I mean, this is stupid. Of course, I'm very surprised at what has happened to the Afghanistan team. The Afghanistan team was a great team. I don't really know what has happened to them this time. I think possibly because they're playing in all the leagues all over the world, so the players are very, very tired, I think. अब जैसे राशिद खान है, जैसे earlier they played very well. I mean, beautiful.
they were a fantastic team. यस All इस बार the मुझे लग रहा है nurtured and इस बार मुझे लग रहा है बच्चे थक गए हैं सर। वो Yes. क्या है कि जितनी भी लीग्स हैं पूरी दुनिया में वहां पर वो खेलते हैं, तो यू कांट प्ले दैट मच, बॉडी कैन ओनली टेक सो मच। local situation in Afghanistan also is very bad. बहुत सर सारे वो वहां cricket- खेलते नहीं, दे आर ऑल लिविंग इन No, the नोएडा। cricketers जो उनके घर है उन पे अटैक होता है, जी। उनके घर जलाया जाता जी। है, so they are probably in the constant state of tensions और ये सब की Stress वगैरह बहुत। yes stress because बहुत सारे cricketers के घर जलाए हैं वहाँ पर जी। बिना मतलब के बिना local मतलब problems के में। बिना मतलब के, इसलिए सारे बच्चे जो है वो नोएडा में रह रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दी गई हैं बीसीसीआई द्वारा, हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ अजीब व गरीब देश है यार ये, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल कि मोहसिन नकवी साहब वापस जाके देखो 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 ट्रॉफी हम जीत के ले आए साहब। ट्रॉफी हमारे पास है तो वो कैसे जीते? और शाहिद अफरीदी जो है वो लाहौर में और कराची में बच्चों को लगे नाचना सड़क पर। he will have a victory parade। अरे क्या है यार, but in any event that's and ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी ट्वीट कर दिया कि whether it's the battlefield or the cricket field, result is the same। Yes, बिल्कुल एकदम टॉन्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। I think he's been provoked for the first time, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो मंत्री हैं वो रुक ही नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से I think somebody in the prime minister's office may have decided time to retaliate in some form or the other। In any event, और संजय राउत साहब ने तो खैर कहा है कि भाई ये क्या है, क्या हो क्या रहा है। अगर आपने मतलब पाकिस्तानी के साथ हाथ नहीं मिलाना था तो गए क्यों आप? That's what Sanjay Raut has said, and so are so many other people। In any event, let's go straight across to our guests। We've got a great show tonight। We've got wonderful guests tonight at the moment। Can we go to our guests? We've got everybody। अरे आरजू खान साहब इतने दिनों के बाद, कमाल है सर, बिल्कुल फिल्म स्टार लगते हैं। देखो सर, look at him। बॉलीवुड कनेक्शन। Why the hell is he not in Bombay? यार मुझे लगता है मुझे आपको किडनैप करके बॉम्बे लाना पड़ेगा। आरजू खान साहब क्या पटना में क्या कर रहे हो यार? उनके हेल्थ देखते आप कभी किडनैप नहीं कर पाओगे उनको। नहीं अलग से सर सब पहलवानी है सर प्यार से किडनैप करेंगे ना उनको, ऐसी दारू वाला साहब है वो भी पहलवान है, आरजू खान साहब वो भी वो पहलवान नहीं, बट आरजू खान से वेरी यंग मैन। निजामुद्दीन जी तो निजाम साहब तो हमारे बड़े पुराने साथी हैं सर। लेकिन जहाँ तक आरजू खान का सवाल है, आरजू खान साहब आप इधर आइए सर, क्या कर रहे हैं आप पटना में? खैर नहीं इवेंट निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और अली दारूवाला साहब हाउ आर यू? गुड इवनिंग आरजू भाई, गुड इवनिंग निजामुद्दीन सर, प्रदीप सर, राजीव सर। और दारूवाला साहब, मतलब आप तो माशाल्लाह हर जगह पे चीफ गेस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या प्राइज बांट रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आपको ऑनर मिल रहा है। अभी अब पता नहीं आप दोनों को मालूम है कि नहीं, आरजू खान साहब, निजामुद्दीन रहीम साहब, अभी दारूवाला साहब को दारा शिखो अवार्ड से नवाजा गया है अभी दिल्ली में। क्या बात है। और वो अवार्ड दिया आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उनको दिया। क्या बात है इनकी सरकार ही है ना सर, वो तो ग्रेट आदमी है, सरकार है, सो ग्रेट आदमी है। ग्रेट आदमी है। more than anything he looks like for me he looks like a bantamweight boxer, जो बोलते हैं ना हार्डकोर बॉक्सर, ऐसी दारूवाला साहब को दिखते लगता है सर bantamweight बहुत पतले होते हैं सर। he is at least a welterweight if I am not mistaken, at least a welterweight if I am not mistaken। in any event I'll start with आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, कल मैच देखा क्या? हाँ देखा मैंने। मजा आया मैच देख के? हाँ बहुत मजा आया। और मजा तो कल के मैच में था ऑब्वियसली। हकीकत अगर पूछे तो आजकल जो T20 फॉर्मेट है, चाहे फिर आप टेस्ट ले लीजिए या फिर वनडे ले लीजिए, बहुत ज्यादा जो ग्राफ है वो इंडिया टीम का बहुत ऊपर है, उसके नीचे कहाँ टिकती है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने और आईसीसी के चेयरमैन अमित शाह के बेटे जय शाह ने जब उसको इवेंट को करवाना ही चाहा, तो जाहिर सी बात है हम तो देखेंगे ना। जब वो पैसे के लिए इस देश में कुछ भी करवा सकते हैं, पैसे के लिए वो देश की सेना भी हमारी जो है शौर्य से पूरे भरपूर थी, वो भी जो है पाकिस्तान के ऊपर कब्जे करने ही वाली थी, लेकिन एकाएक ट्रम्प जी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं। तो ये सारे चीजें हैं, ये सवाल है। क्रिकेट अपनी जगह पे था, देश अपनी जगह पे था, फिर ये सारा मतलब पॉलिटिकल ड्रामा होना, एक तरफ एक कहते थे आपकी, एक तरफ हमारे रगों में खून और पानी एक साथ नहीं दौड़ सकता, और खून और पानी अपने एक साथ करवा दिया जी। देश के जो जज्बा है, जो प्लेयर्स का जो जज्बा है। और आरजू खान साहब, सबसे बड़ी बात क्या है जो मेरी समझ में, which is a very strange thing and I don't even know why people are not talking about it, we are the first channel actually to raise that issue। अरे यार ये क्रिकेट में चलिए ठीक है, 3 बार आपने पाकिस्तान को हराया, हम लोगों ने हराया पाकिस्तान को 3 बार, मजा आया बहुत देख करके, पाकिस्तानियों को रोते हुए, बिलखते हुए वगैरह वगैरह, अपनी टीम को गाली देते हुए बहुत मजा आया। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं,
पाकिस्तान ने एशिया कप में पार्टिसिपेट करके हमारी वजह से तकरीबन 150 करोड़ रुपए कमाए हैं सर। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, वो हमारे पैसे हैं, दे अर्न्ड बिकॉज़ ऑफ अस, दे वर बैंकरप्ट। हम आप एकदम सही कह रहे हैं, वो हमारी वजह से आज कमाते हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि युद्ध के जब जंग हो रहा था उस बीच में भी उन्होंने कैसे कितने हजार करोड़ के फंडिंग करवा लिए थे जी। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं तो ये कहता हूं, मैं मतलब हर टीवी चैनल्स पे कहता हूं, इस देश में जो सरकार है ना, वो अगर मैं किसी एक वर्ग को तो मैं नहीं कहूंगा, ये मतलब व्यापार कर रही है, एक व्यापार कर रही है ये। इनको कोई देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। चीन आए, चीन कितने मतलब लंबे चौड़े जो है वो हमारे जमीनों पे कब्जा कर ले, ये कुछ नहीं बोलने वाले हैं। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जहां तक बातें रही, मैं बड़ी यकीन के साथ आपको कह रहा हूं, जानबूझ के ना इंडिया पाकिस्तान की चीजों को रेस करवाया जाता है, इसलिए कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो सके। क्योंकि इस देश में जो मौजूद जो सत्ता है ना, वही खुराक है हिंदू मुसलमान। अब देखिए बिहार में इलेक्शन है, मैं बड़ी यकीन के साथ कह रहा हूं, अब हम लोग बात करते हैं रोजगार पे, पलायन पे, चिकित्सा पे, शिक्षा के ऊपर हम बात करते हैं। 2020 में भी हमारा फोकस था, हमने जाति से बाहर निकल के इन सब बिहार के मुद्दों के ऊपर हमने वार किया, और रिजल्ट आप देखिए 11,000 के डिफरेंस से आज एनडीए समर्थित जो सरकार है वो बिहार प्रदेश में बैठी हुई है। फिर हम वही मुद्दे लेके आ रहे हैं जो 14 करोड़ बिहार के आम आवाम के मुद्दों से, सेंटिमेंट से, जज्बात से जुड़े हुए हैं। लेकिन देश के आदरणीय गृह मंत्री जी आते हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, अपनी ही सरकार पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं घुसपैठिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, फिर वो उसी तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं इस देश में मुद्दों की बात कब होगी? जब हम बात करते हैं देश की सेनाओं के ऊपर कि हमारे देश जो है कि सेना बहुत साहसी है। हमने पाकिस्तान को कई बार मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। हम जब फतह करने वाले थे, जब जीतने वाले थे, जब पाकिस्तान हमारे कब्जे में आने वाला था, तो ये मतलब 2 दिन के बाद ये सरेंडर क्यों हो गया? ये सवाल करते हैं तो वो सेना को लेके चले आते हैं। बट आरजू खान सेना पे सवाल उठा रहे हैं। आरजू खान साहब, मोदी जी जब आए थे बिहार में लेटली, तो उन्होंने घोषणा किया महिला अपलिफ्टमेंट, महिला रोजगार, 7,500 करोड़, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया। डोंट यू थिंक यह अपलिफ्टमेंट का उत्तम उदाहरण है कि महिला सशक्तिकरण जो कहते हैं उन्होंने डीड्स में करके दिखाया। 7,500 करोड़ बांटना एक ही दिन, किस प्रकार से देखते हो आरजू खान साहब? देखिए, इलेक्शन के वक्त जब आपकी गद्दी आपके हाथों से खिसकती हुई नजर आती है ना, तो ऐसे घोषणा और घूस देने की कवायद तेज हो जाती है। एक तरीके से 20 सालों में अगर इन्होंने 1 रुपए 58 पैसे के हिसाब से प्रतिदिन 1 रुपए 58 पैसे के हिसाब से अगर महिलाओं को सम्मान दिया है, तो यह सम्मान उनको मुबारक, ये सम्मान उनको मुबारक। मैं कहता हूं कि वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको याद होगा, जिसमें एक 9 साल की मासूम बच्ची थी जिसको मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस से उसका सर पकड़ के खिड़की के दरवाजे के रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, कहती है बहुत मजबूत सरकार है। वो सीबीआई ईडी जो केंद्र सरकार के हाथों में है, वो आज तक उस बच्ची का पता नहीं लगा पाई। वो माँ और बहनों का क्या, जिस महिलाओं का, उन महिलाओं का क्या जो पता नहीं कितने हजार लोग उनके पति हैं, कोई बेटा है, कोई उनका जो है दामाद है, उन मां बहनों के कितने सुहाग उजड़ गए, कितने मां की गोदे सुनी हो गई जो जहरीली शराब पीने से हो गई। उसका आंकड़ा भी ये जरा बता दें। पता नहीं कितने लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई, उस भी मां बहनों के ऊपर जरा सा आंकड़ा बता दें। उन मां बहनों के बच्चों का क्या जो SC ST वर्ग से आते हैं, 3 लाख बच्चे। ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार सरकार की फाइलों में 3 लाख बच्चे SC ST वर्ग के जेल की सलाखों के पीछे है। 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी के लिए डिलीवरी बॉय बने हुए, शराब के डिलीवरी बॉय बने हुए, उस पर भी वो रोशनी डाल देते। और जिस तरीके से महिलाओं की बात करते हैं, ये कभी गुजरा की बात करते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, कभी मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कभी आपका आरक्षण उठा के दूसरे को दे दिया जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। और खुद नीतीश कुमार जी सदन में खड़े होकर विधानसभा में उन्होंने कहा किस तरीके से आपत्तिजनक, बहुत ज्यादा उस पर मीम्स बने, आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया। और उस टाइम की जो भारतीय जनता पार्टी थी जो ऑपोजिशन में थी, किस तरीके से ये सम्राट चौधरी पूरे महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, महिलाओं के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कितना तमाशा बखेड़ा खड़ा की थी।
तो ये सम्मान इनको मुबारक हो। लेकिन अभी प्रति तो अगर 20 सालों में लेकिन देखा अभी जाए तो तो भूल गए ना सब 1.58 उसको। पैसे इन्होंने दिया है, वो भी घूस के तौर पे, लेकिन अभी घूस तो के भूल तौर गए पे ना सर अपनी उसको। गद्दी बचाने के लिए। लेकिन अभी तो भूल गए ना सब उसको। वो जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के बारे में बयान दिया था, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो भूल गई उसको, सीधी सादी बात है। मतलब कि देखिए, मतलब जैसे कि कभी नीतीश कुमार जी ने कहा ही ना हो। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, वो ये है कि जो वोट चोरी का मामला है उसको लेकर के आज की तारीख में दोनों, आप यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, दोनों आज की तारीख में बहुत सतर्क हैं। दरवाला साहब सुनने वाली बात है, दोनों बहुत सतर्क हैं। और आप लोगों ने तय किया है, कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, कोई रणनीति आपने बनाई है, किस तरीके से इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे आप ना, मतलब उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? क्योंकि अगर मान लीजिए वोट चोरी सच है, जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा और राहुल गांधी जी ने कहा, और मैं तो ये बार बार सवाल वही पूछता हूं हर एक से कि जो क्राउड दिखता है, जो लोग दिखते हैं, बाप रे बाप क्या भीड़ दिखती है यार। आपके गांधी मैदान वाली जो रैली थी, ऐसी भीड़ तो कभी देखी नहीं किसी ने। इट इज सो मतलब ह्यूमंगस, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होते। तो आप उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे सर? जो वोट चोरी हो रही है, आप उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे सर? बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके सर से वो आपका जो जाइरो है उसको जरा करेक्ट कर लें सर, अपने जो फ्रेम है उसको जरा। जी। हाँ, आप फर्स्ट क्लास है सर, वो जाइरो को आप डिसेबल कर दें। जी बोलिए सर। जी, देखिए, सबसे बड़ी चीजें हैं कि हमने अवेयर किया लोगों को जी। और इसलिए अवेयर किया एसआईआर के माध्यम से। हमको एसआईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, एसआईआर के टाइमिंग को लेके हमको प्रॉब्लम था। और जिस तरीके से हमने एविडेंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, लोगों के सामने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो 11 जो दस्तावेज जो मांग रही थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी हुए थे, हमने कहा था कि आप इसके प्रतिशत बता दीजिए। वो जो 11 दस्तावेज हैं वो उन बिहारियों के पास कितने प्रतिशत है। बिहार सरकार से हमने पूछा, इलेक्शन कमीशन से पूछा, भारत सरकार से पूछा, आज तक जवाब नहीं आया। वही जवाब सुप्रीम कोर्ट में हमने मांगा और वही लास्टली यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार भी 12वां मानक होगा, आधार होगा 12वां आधार भी आधार बनेगा, पहचान बनेगा, नागरिकता का पहचान नहीं बनेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं कि घुसपैठी आ गए। पहला सवाल ये। दूसरे तरीके से ये बिहार प्रदेश में ना एक कहावत प्रचलित है कि छोट का अधिकार यानी कि वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार से अगर आप किसी का नाम काटते हैं तो वह हर चीजों से वंचित हो जाता है। और वो चीजें आपने देखी पिछले इलेक्शंस में 12,000 वोट के डिफरेंस से। मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, इलेक्शन कमीशन के वजह से इन्होंने डकैती करके सीट पे कब्जा किया। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार प्रदेश में 11 बजे 12 बजे रात तक काउंटिंग चली। देश के आदरणीय गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर पकड़ के बिहार में लैंड करना पड़ा शाम को, इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन को बाधित करे, बिहार की जो पुलिस प्रशासनिक जो सेवाएं थी उसको बाधित करे। और ये 11,000 के डिफरेंसेस से कहीं हमारे कैंडिडेट कोई 12 वोटों से हरा है, कहीं 18, कहीं 24 वोटों से, लगभग हम 30 वोट हम ऐसे हारे। तो इस तरीके से इन्होंने जनादेश की चोरी की। हम अवेयर कर रहे हैं बीएलओस के जरिए, बीएलएस के जरिए, हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, उनके जरिए से। और जो स्लिप्स जो आते हैं ना, जो एक स्लिप होता है फॉर्म सी या क्या होता है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, वो सब चीजें हम लोग लेंगे और सब कुछ चीजों को मैच करवाएंगे। और हमने सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने जिसको मृत घोषित किया उसको हमने जीवित करा दिया। जीवित आदमी सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए और एविडेंस के तौर पे हमने दिया। लेकिन अफसोस कि इलेक्शन कमीशन हमारा जवाब 1 मिनट में, 1 महीने 2 महीने के बाद देती है। लेकिन सबसे ज्यादा जवाब अगर हम इलेक्शन कमीशन से लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता देते हैं। मैं कहता हूं इस देश में जब सीबीआई, ईडी जैसे जो संवैधानिक जो स्वायत्त संस्थाएं थी 500 केसेस अपोजिशन पार्टियों के नेताओं के ऊपर करते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, किसी के ऊपर अपराध घोषित नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। और हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, यह एविडेंस दिया है मरे हुए लोगों का जो कि जीवित थे। हमने दिया कि एक एक वार्ड में, एक घर में 10 बाई 10 के घर में 100 से ऊपर वोटर्स कैसे आ गए, ये सब चीजें हम देते हैं इलेक्शन कमीशन को। हमने लिखित में दिया, वो रिसीविंग नहीं देते हैं, कुछ चीजों के रिसीविंग देते हैं। ये सारी चीजें हैं
और उस चीजों को हम समझते हैं, और अभी कहते तक जवाब हैं, आया और नहीं प्रदेश उसका। की जनता भी जानती है। करेक्ट, और उसका अभी तक जवाब आया। निजामुद्दीन रहीम साहब, जी। निजामुद्दीन रहीम साहब, जो अभी अभी आरजू खान साहब ने कहा, वो बात तो है ही ना। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस इलेक्शन कमिश्नर, बट द फैक्ट इज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर करियर एज अ जर्नलिस्ट, इट्स बीन 42 इयर्स और 43 इयर्स, मुझे भी याद नहीं है कितने साल हो गए मुझको जर्नलिज्म में, 42 साल हो गए कि 43 साल हो गए या 143 साल हो गए, मुझे याद नहीं है। लेकिन सर, ये पहली बार मैंने ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को देखा है, इतने मतलब एक ऑपोजिशन के खिलाफ, मतलब इतनी ज्यादा वो क्या जहर उगलते हैं। व्हाई डज ही डू दैट? व्हाई इज इतने आक्रामक क्यों है भाई? सबके प्रति आक्रामक रहो ना आप, अगर आक्रामक रहना है हर राजनीतिक पार्टी के खिलाफ आप आक्रामक रहिए, और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब तो दो निजाम साहब। सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इनको अपॉइंट किया गया उस वक्त जो है, उसके बाद से इनकी 2 साल के इनके परिवार के कार्यकाल को आप देख लीजिए, तो 2 साल में इन्होंने जितनी चीजें बेनिफिट लिया है तो उसके लिए कमिटेड हैं, तो उनकी सब बातें सुने। जितनी चीज बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है इनसे कहती है वही वो करते हैं, इसलिए वो इतने बेशरम हो गए हैं ज्ञानेश्वर कुमार जी कि अब वो सही सवालों का, पत्रकारों का भी जवाब नहीं देते। बीजेपी के इतने, बीजेपी से इतने डरे हुए हैं वो कि वो चाहते हैं कभी अगर ये सब बातें खुल जाएंगी तो उनकी बेटी एक तो जेल जाएगी, क्योंकि उसके बेटी के केसेस में उन्होंने क्या क्या बेनिफिट लिए हैं वो सब मालूम पड़ेगा, नोएडा में कहाँ उनको पोस्टिंग दी है, दामाद का, ऐसे बहुत सारे 8-10 चीजें ये है। दूसरी चीज ये है कि पिछले 10 सालों से जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने एक चीज ये तय कर लिया है कि मैं चूंकि कोई काम तो कर नहीं सकता, तो इस तरह के हालात देश में बना दो कि लोग उसी में उलझे रहे और मैं सत्ता में रह के लोगों को फायदा पहुंचाता रहा। आप देखिए कि बिहार में जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई, लालू के परिवार को जिस तरह से इन्होंने तबाह करने की कोशिश की, उनको अस्पतालों में अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट सरकार नहीं दिया, जबकि आपको याद होगा कि माननीय अटल बिहारी जी विदेश में थे ट्रीटमेंट के लिए, राजीव गांधी ने इनको भेजा, उनको बुलाया, सब किया, लेकिन ये सब इतने बेशरम लोग हैं कि ये कुछ भी करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन से इस तरह की चीजें उम्मीद करना कि वो किसी को डांटेंगे, किसी को कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले जितने दिनों से ये जो घटनाएं हो रही हैं ये पूरा देश देख रहा है। पहले लोगों को मालूम नहीं था, हम लोग जब कहते थे कि नहीं साहब वो ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, तो लोग हम लोगों का भी मजाक उड़ाते थे कि नहीं साहब वो तो छोटा राज्य, तो आपने एक राज्य में जीता तो आपने नहीं कहा, बड़े राज्य में आए तो आप कह रहे हो। लेकिन निजामुद्दीन जी, ये जो राहुल गांधी जी भले आरोप कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, अब कह रहा है यूरेनियम बॉम्ब, हर तरह के बॉम्ब राहुल गांधी जी बोलते हैं, बट इलेक्शन कमीशन का एक ही लाइन में कर रहा है कि इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस, इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस। भले राहुल गांधी जी क्या पहले एफिडेविट मांगा तो एफिडेविट नहीं दिया, कुछ ठोस पुरावा नहीं दे पा रहे हैं। निजामुद्दीन जी, आप ठोस पुरावा नहीं दे पा रहे इलेक्शन कमीशन को। किसने आपसे कहा कि ठोस पुरावा नहीं दे पा रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के इलेक्शन कमीशन पर 2 लाख अभी पेनाल्टी मारा है ना। किस बात के मारा? निकाह पढ़ाने गए थे क्या? ये जो पेनाल्टी मारा है उस बेईमानी के लिए पेनाल्टी मारा है जो वो कर रहे थे। और ऐसे ये सब जगह होगा, क्योंकि एक लॉ है भारत सरकार का कि इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती, नहीं अब तक ये जेल पहुंच गए होते। लेकिन इनके साथ सब होगा, आज जब ये हटेंगे वो और जो इनके पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं वो सब होंगे, सब जेल में जाएंगे, आज नहीं तो कल जाना ही होगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 140 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। अगर आप बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं, आपने नहीं देखा महाराष्ट्र में कि लोकसभा की सीट, बाय इलेक्शन में लोकसभा की सीट का रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि हम लोकसभा जीत गए हैं। आपको याद है ना नांदेड़ वाली सीट बाय इलेक्शन जो हुआ था, और उसके 1 घंटे के बाद फिर से रिजल्ट आता है कि नहीं साहब वो तो हम हार गए, लेकिन वहीं से एमएलए को इन्होंने जिता दिया, जबकि वो एमएलए हारा हुआ था बाई इलेक्शन में। तो ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये यही काम करने में मास्टर है। देखिए सर, ये भारत है, बर्दाश्त उतना ही करता है जितना वो सह सके। जब वो बर्दाश्त से बाहर ये होगा, बात तो ठीक है निजाम साहब, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, आप शायद बिगड़ गए थे मेरे पे थोड़ा सा। वैसे बिगड़ते तो आप मेरे पे नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा था। सर वो राहुल गांधी जी फिर चले गए बाहर, साउथ अमेरिका गए इस बार।
अच्छा क्या मुझे है, बताइए सर कि कांग्रेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे राजनीति करती है, वो सिर्फ जो है किसी एक राज्य की बंधुआ पार्टी नहीं है। तो राहुल गांधी अगर सर वो मेरा विदेश नहीं ना है। जाए सर, नहीं वो- सर, मैं ये कह रहा हूं कि विदेश ना जाए, क्या वहां डिस्कशन नहीं सर होता, आज क्या की वहां तारीख बातें? में, आज की तारीख में मेरी मेरी अर्ज ये है, आज की जी सर। तारीख में राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। मैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उन्होंने कहा है, जी सीधी बात जी है, क्योंकि मैं तो बिहार गया ही नहीं, गया बड़े जी बड़े साल हो गए मैं तो बिहार ही नहीं गया। मेरा जी ये कहना है, बिहार में जिस तरीके से क्राउड्स आए, कर्नाटक में आए, केरल में आए, अभी वो महाराष्ट्र में आए थे, वहां पर भी आए, जिस जी तरीके से, और स्पेशली यंग लोग जो एक टाइम पर टोटली मोदी जी के समर्थक थे, वो सब लोग कांग्रेस की तरफ थोड़ा शिफ्ट होके आ रहे हैं। तो मेरा ये थोड़ा कहना नहीं है, सर, बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। तो अभी और बाहर उसका जाने की क्या जरूरत? सर अभी तो टाइम था, अभी तो सर, टाइम तो था सर, क्या आप बाहर चले गए फिर? आप बोलिए। आप बाहर चले गए, कोई साल 2 साल के लिए चले गए क्या सर? ऐसा है कि सर 2 हफ्ते के लिए भी गए हो, 1 हफ्ते के लिए भी नहीं गए सर, हो। मैं कह रहा हूं कि हर आदमी को एक अपने कमिटेड अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कमिटेड आदमी की लाइफ है, लोग जाते हैं आते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो वहां सहयोगी हैं तेजस्वी यादव और उनका परिवार, वो खुद बिहार में बहुत सक्षम राजनीति है। अगर राहुल जी वहां इतने दिन नहीं है तो इतना दिन उनकी मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा। ऑलरेडी रेडी है। सिर्फ बिहार की सर, अभी तो इलेक्शन, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देश के बाहर जाके देश का आलोचना करना, ये बीजेपी का आरोप है। ये चार राज्यों का, चार बाहर के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चारों राज्यों में देश, हमारे भारत देश के खिलाफ जितने लोग हैं उन सबको संगठित ऐसा है, करके भारत ऐसा का है। आलोचना करना, राहुल ये गांधी इनका ने आरोप है बाहर बीजेपी जा- का, बाहर राहुल जाके गांधी- आलोचना करना देश का। निजामुद्दीन जी, ऐसा है नामबिहार जी, आपको अच्छे से याद है कि भारत के प्रधानमंत्री की सारी स्पीचेस पब्लिक डोमेन में आए। वो तो यहाँ तक राहुल गांधी थोड़ी बहुत सारी बातें करते होंगे, वो तो ये कहते हैं कि मुझे शर्म आती कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ। ये भारत के प्रधानमंत्री का जुमला है ना। तो आप एक ही पार्ट की तरफ क्यों जाते हैं नामबिहार जी? बीजेपी वाला बिल्कुल बगल में है, इसलिए क्या? बीजेपी आपके बगल में दिख रहे हैं फिल्म में। नहीं, मैं आपके इसलिए कह मित्र रहा हैं हूं। सर, देखिए, अरे अब ये दारोवाला सब साहब नहीं आपके चलने मित्र वाला, हैं, सर। और आपको इस बीजेपी बार में तो- इनवाइट करने वाले हैं। नहीं सर, ऐसा होने है वाला कि देखना। इस बार तो बिल्कुल साफ साफ है जी। कि इस बार जो ये गोदी मीडिया इस तरह का परसेप्शन तैयार करती थी ना, बिहार की जनता की उनको सीधे जवाब दे देने वाली है। Right, so let me go across to Ali दारोवाला साहब। आपके लिए आपको 100% ये भी बताता हूं सर कि अब नेताओं अकेले की जवाबदारी नहीं रहेगी जी। इलेक्शन में बैलेट बॉक्स संभालने की और चोरी रोकने की। इस बार जनता खुद ही लठ लेके वहां खड़ी रहने वाली है। क्या बात वोट है डालने सर। के बाद Wonderful। 7 बजे से सुबह काउंटिंग तक जनता खुद लाठी लेके उधर खड़ी रहने वाली है। जबरदस्त। क्या हमने वोट दिया है? मेरी वोट मेरे गांव की, अगर 1000 वोट मैंने मेरे गांव में डाला है तो 1000 निकलना चाहिए। महाराष्ट्र में 1400 की तरह नहीं निकले कि पुणे के पास वाले गांव में 1100 वोट था, 1400 निकल गया और उसे आपने काउंटिंग कर लिया। Let me तो go इस to बार दारोवाला साहब। इस बार दारोवाला इसकी साहब। जनता ने तैयारी कर रखी है। Darwala Sahab, there are two things here. One, there is a template that all of you have worked out with regard to, which was first tried out in Maharashtra. महाराष्ट्र में आपने लड़की बहन योजना आपने शुरू करी, अब वही चीज आप ट्राई कर रहे हैं बिहार में। बिहार में जो वो नई रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसके 10,000 रुपए आपने अकाउंट में डाल दिए लोगों के, महाराष्ट्र में तो आप जीत गए। आपकी उम्मीद यही रहेगी कि बिहार में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा बहुत जबरदस्त, नंबर 1। नंबर 2, आज आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने दिल्ली का आलीशान ब्यूटीफुल हेडक्वार्टर जो है उसको आपने इनॉग्रेट किया। बीजेपी की खुद की जो बिल्डिंग है, मतलब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, क्या जबरदस्त बिल्डिंग है यार, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी मल्टीनेशनल का ऑफिस है। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान के क्या क्या ऑफिसेज हैं सर आपके, फैंटास्टिक। सर यू आर अ वेरी रिच पार्टी, राइट दारोवाला साहब? बोलिए सर। सब में पहले जो हमारे आरजू भाई ने और निजामुद्दीन सर ने जो आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन और उसको, इसके बचाव में बीजेपी बात करेंगी, बीजेपी इसके बचाव में बिल्कुल बात नहीं करेंगी। मैं ये बात को मानता हूँ, मैं राहुल जी का आदर करता हूँ। राहुल जी ने जो इतना सारा डेटा जमा किया है और उन्होंने इतने सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लिए हैं, मेरा उनसे और निजामुद्दीन जी से, आरजू सर से इतना ही रिक्वेस्ट है, जो भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल किए हैं वो आप ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट करिए। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता
तो स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका एक केस रजिस्टर करिए और आप ओवरनाइट हियरिंग कर सकते हैं। तिस्ता तिसलवाद के दिन, दिवाली के रोज आप लोग कोर्ट खोल सकते, आप लोग नेता पाटकर के टाइम में आप संडे के दिन हियरिंग कर सकते। तो आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते, मुझे नहीं समझता। वैसे भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एक ऐसी न्याय व्यवस्था है, उसका ऊपर तो सबको, मुझे भी, आपको, प्रदीप जी, राजीव जी, हम सबको अगर उस पर विश्वास है तो आपने वो एक दरवाजा खटखटाना चाहिए। अब वो माध्यम से क्यों नहीं जा रहे, ये मुझे समझ में नहीं आता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो महाराष्ट्र का ये जो बार बार एग्जाम्पल देते हैं निजामुद्दीन सर, उसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ 43 लाख वोट्स जो ज्यादा दर्ज हुए वो केवल और केवल, इतना डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन ऑफ कमीशन का क्या इसमें राय मुझे नहीं मालूम। ये जो वोटर्स जो 18 इयर्स के अबव जाते, जो न्यू वोटर्स है, वो 43 लाख एक्स्ट्रा वोट महाराष्ट्र के अंदर हमारे विधानसभा के अंदर दर्ज हुए। वही एक्स्ट्रा वोट्स को लेकर इन्होंने इसके ऊपर नैरेटिव चलाया। एनीवे, नेवरदलेस मैं ये नैरेटिव को बाय नहीं करता। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो ये कांग्रेस का एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड ये लोग हमेशा करते आए हैं। अब आने वाले 2026 एंड आने वाले यूपी के अंदर ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। 2024 में आपने सब लोग ने देखा क्या कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग ने उसके ऊपर हाथ लगाने की ना कभी बात की थी। हाँ, बेशक कोई एमपी ने कहा रहेगा कि अगर हमारी लोक संख्या इतनी ज्यादा अगर आती है तो कुछ रेफरेंडम्स जो हम चेंज करना चाहते हैं, इट विल बी इजी। उसको ट्विस्ट करके कांग्रेस ने क्या नैरेटिव चलाया हमने देखा। 2019 में आप सब लोग ने सुना क्या उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। चौकीदार ने कौन सी चोरी की? आज तक मैंने आपके माध्यम से, सारे चैनल्स पे मैं जाता हूँ, उनके माध्यम से मैंने आज तक कोई भी ब्रेकिंग स्ट्रिप नहीं देखा। हाँ, मुझे याद है बचपन में क्या कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला और सारे घोटाले, 2G घोटाला, स्टालिन जी के बारे में, डीएमके जी के बारे में, इतना सारा मैंने सुना था। आज तक कन्विक्शन नहीं हुआ। हम इतने बड़े हो गए, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, नो प्रॉब्लम, इट इज द ऑनरेबल कोर्ट, वी ऑल रिस्पेक्ट। और जो सजेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में दिया है, हम उसकी सराहना करते। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर आपको, पर उन्होंने जो 12th आधार कार्ड को ग्रहित धरने का बोला, आई टोटली अग्री। जैसा निजामुद्दीन साहब ने कहा, क्या BLO BLCs जो वहां पर रहेंगे, वहां पे बीजेपी की भी रहेंगे, कांग्रेस के, आरजेडी के, नेताजी के, सब लोग वहां पे रहेंगे। इस टाइम सब लोग चौकन्ना रह के काम करेंगे। मैं तो कहता हूं ऐसा हुआ नहीं, मगर बेशक मैंने बचपन में एक और बात सुना था और मैंने ऐसे इंटरव्यूज भी देखा है, इतने पॉडकास्ट भी देखा है। क्या एक टीम बिहार में काम करती थी, जो आरजू जी के उनके जो माननीय सम्माननीय नेताजी थे, वो तो बोले बूथ कैप्चरिंग का तो मैंने काफी सारा सुना था। तो उसके बारे में आरजू जी कह सकेंगे हाउ दे यूज्ड टू कैप्चर द बूथ। वो तो बूथ के बूथ कैप्चर आरजेडी से ज्यादा, प्रदीप जी एक सेकंड, अच्छा। आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग किया करती थी बिहार में, बहुत पहले की बात है। ये तो मैंने सुना है ना साहब। जवाब कौन देगा? दारू वाला सब वोट चोर गद्दी चोर। निजामुद्दीन जी एक मिनट प्रश्न पूछने दो। वोट चोर गद्दी चोर, दारू वाला सब वोट चोर गद्दी चोर, ये दोनों नारा तेजस्वी यादव जी का भी है, राहुल गांधी जी का भी है। अब 3 पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, एक्स इलेक्शन कमिश्नर आर ब्लेमिंग, बोले कि दिस इलेक्शन कमिश्नर हैज टू रिस्पोंड to clear cut charges of Rahul Gandhi ji as an opposition leader। ये बार-बार आप बोलते हैं एफिडेविट दो। This is not at all in national interest, in public good, public welfare में ये आपको सफाई देना पड़ेगा दारू वाला साहब, जो आप नहीं दे रहे हो। अरे निजाम साहब उनका दारू वाला साहब बोलिए। एक मिनट, इन्होंने कहा कि एफिडेविट नहीं दे रहे। अरे मैं अखिलेश यादव वही पूछा, निजामुद्दीन को बोलने दो। 18,000 एफिडेविट दिया है। वो तो ठीक है, वो समाजवादी, जवाब तो देने दो। जवाब बड़े बेईमान हैं। अरे आप डाइवर्ट कर रहे हैं निजामुद्दीन जी, डाइवर्ट मत करो। दारू वाला साहब को जवाब देने दो। 3 इलेक्शन कमिश्नर ने आप पे कहा कि यू डोंट हैव, इलेक्शन कमीशन कांट आस्क फॉर एफिडेविट्स पब्लिक गुड में। राहुल गांधी जी का जवाब देना पड़ेगा। आप भाग रहे हो दारू वाला साहब। एग्जैक्टली जो हमने कहा, और मैं ये बात मानता हूं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के एवज में
ये सारी इनकी जो जनमानस है, इनका ताम झाम लेकर अगर ये इलेक्शन कमीशन में जाके इसको एक लेटर देते, इनवर्ड लेते, तो मैं ये बात को मानता, मैं ये बात को इतने स्ट्रांग तरीके से मानता हूं। द ओनली रीजन ये लोग लिखत में कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में, पुलिस में, सीबीआई में, ईडी में इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर कल को सर सुनिए ना, ये अगर कल को बैकफायर हुआ तो ये सारे जो साइन करने वाले लोग हैं ना, दस्तखत करने वाले, ये सर सारे जेल में जाने वाले। तो दे दो, मैं तो कहता हूँ दे दो, अगर मुझसे मांगे तो मैं दे दूंगा। भैया 2024 के अंदर मेरी बात सुनिए, मैं तो निजामुद्दीन साहब के साथ हूँ। राजीव साहब 1 सेकेंड, के साथ मुझे दिख रहा है, 1 सेकेंड, आई टेल यू आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है मुझको। आरजू सर, निजामुद्दीन सर, मैं तो आपके साथ हूँ सर। 2024 के अंदर हमने पूना में ग्राउंड लेवल पे काम किया सर। एक एक सिटी के अंदर एक एक जो एक एरिया होती है, जैसे हमारे पूना के अंदर एक सिटी एरिया जिसे कहते हैं, पेट एरिया कहते हैं, वार एरिया कहते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बीजेपी वोटर्स है सर। हजारों फोन आए सर, उनके नाम तो लिस्ट में नहीं थे, पूरे नाम गायब हो गए। मैं खुद ये कह रहा हूं सर। तो जो भी ये कर रहा है, कांड कर रहा है, इनको काम करने दीजिए, न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, एसआईआर को होने दीजिए, इलेक्शन कमीशन को काम करने दीजिए। आप हम सब खंडे से खंडा लगा के वोटिंग के दिन वहां पे खड़ेंगे और एक एक वोट हम गिन के लेंगे। आरजू भाई और निजामुद्दीन जी, मैं आपके साथ हूं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। सबसे पहले तो फिर वही बातें हो गई ना, हम इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगना चाहते हैं, दारूवाला जी आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कमान संभाल लेते हैं। हमने कहा कि हमने क्या क्या चीजें नहीं दी, इतना बड़ा खुलासा, उसके बाद मरे हुए लोगों को जिंदा करके खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। एफिडेविट की बात करते हैं, एक एक वार्ड, एक एक रूम में 10 बाई 10 के 200 250 लोगों को आपने बताया, और वो भी सब फेक थे। वो सारी चीज हम देते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब नहीं देती है, और नहीं तो उस पर जो है आप आ जाते हैं उसका सपोर्ट करने के लिए। हम कहते हैं कि हम इस देश के विपक्ष है, और विपक्ष का जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि इतने एविडेंस हमने दिए, ये क्या कम थे? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है उनको, जिनको आप भी मानते हैं, उसके बाद भी अगर बेशर्मी से करें बात, तो इसका कोई मतलब है क्या? ये कोई मतलब नहीं है इसका। और किस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप हमसे एफिडेविट मांगते हैं, सवाल का जवाब नहीं देने वाले इलेक्शन कमीशन से। अरे उसको तो हमको लेना चाहिए। अच्छा, आज तक आजाद भारत में कभी ऐसा हुआ था क्या कि कोई भी चीज करने से पहले देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष को न साथ में बुलाया गया, उसको विश्वास में न लिया गया हो? ये पहली बार हुआ देश में, और ये मोदी जी के ही रीजन में हुआ। ये क्यों हुआ? ऐसे सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रही, आप दे पाइएगा, आप ही दे दीजिए। क्यों हमको क्यों नहीं बुलाया गया? और अभी हमारे सांसद और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, सुधाकर सिंह जी और हमारी टीम गई थी इलेक्शन कमीशन के पास दिल्ली, उसका उन्होंने लिखित में क्या जवाब दिया, थोड़ा सा ये भी आप बता दीजिए। अभी हफ्ते दिन पहले हमारे 6 मेंबर्स गए थे, 6 से 7 मेंबर्स गए थे, जो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के थे। हमारी पूरी टीम गई थी। हमने आप लोगों से तंग होकर, भारतीय जनता पार्टी से तंग होकर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और इसके बाद भी आप हमसे एविडेंस मांगते हैं। वो एविडेंस जो कि आप हमसे, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से एविडेंस मांगती है? देना पड़ता है जवाब कितने तारीख को? 8 तारीख को, और स्पीड पोस्ट शाम में 7 तारीख को 5 बजे के बाद आता है। ये कौन सा काम कर रही है इलेक्शन कमीशन? ये लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, उसके बाद भी आप बचाव कर रहे हैं। और जहां तक संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान को ऐसे ही तोड़ा जाता है, तार तार किया जाता है। सिर्फ 400 पार का नारा लाइए, संविधान बदलिए, महज यही बात नहीं है। बात यह है कि स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर आपने कब्जा किया, यह संविधान विरोधी ही तो है काम। आपने संविधान विरोधी काम किया। आप अगर इलेक्शन कमीशन, सीबीआई को और ईडी को अगर तोता बना देंगे, आप अपने शर्तों पे उसको घुमाने लगेंगे, देश की मीडिया को अपने उंगली पर नचाने लगेंगे, तो यही तो है हमारे देश का संविधान के टुकड़े टुकड़े कर। आरजू खान साहब, तेजस बीजेपी का आरोप है आप पर कि तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वी विल थ्रो द वक्फ रिफॉर्म बिल इन द डस्टबिन, कचरे के डब्बे में वक्फ रिफॉर्म बिल को फेंक देंगे। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? बीजेपी का टोटल आरोप है कि दे आर प्लेइंग माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स बिफोर द बिहार इलेक्शंस। आरजू खान साहब,
देखिए, देश में तुष्टीकरण की राजनीति देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो कपड़े देख के पहचानते हैं ना, और जिस तरीके से उनके शासन सत्ता में आदमी के साथ लीचिंग कर दिया जाता है, बीफ के नाम पर लोगों की जानें चली जाती हैं, उससे बड़ा कोई नहीं कर सकता, उससे बड़ा कोई तुष्टीकरण नहीं कर सकता। और इस देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है ना, योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर 13 चार्जेस लगे थे, 13 मुकदमे थे। और जब जैसे ही वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठते हैं, अपने लगे चार्जेस को अपने हाथों से खत्म करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश को और संविधान को जैसे लोगों से खतरा है। 85 मुकदमे हैं किसके ऊपर? ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर। इनके जो उत्तर प्रदेश के जो 23 है ना, 23 जो मिनिस्टर्स हैं, उन 23 पे जबरदस्त चार्जेस लगे। किसी के 75 के ऊपर 85, वो कुलदीप सेंगर के ऊपर 23 लगे हुए, 23 कुलदीप वक्फ सेंगर बिल के को क्या ऊपर। कचरे के डब्बे में फेंकेंगे? मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। जब ये लोग संविधान को, इस देश में ये लोकतंत्र स्थापित है, और जब इस देश के लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हमला करने के ऊपर करेंगे ना, तो ऐसो बिल को हम डस्टबिन में फेंकेंगे। और फिर मैं हवाला दूंगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का। क्या कहा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा? थोड़ा सा आप इसको भी कोट कर दीजिए। ये दारू वाला जी कोट करेंगे किस तरीके से मुंह की खाई है, जिस तरीके से एसआईआर पे उन्होंने 12वें को आधार माना, उसको नामित कर दिया, उसी तरह वक्फ बोर्ड में हुआ। अपने भाइयों को फायदा देने के लिए, वो भाई जो कि भारतीय रेल की जमीनें ले लेता है, भारत की सेनाएं की जमीनों में फायदा कर लेता है, तीसरे सबसे बड़ी जो संपत्ति है, जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसको भी फिर अपने भाइयों के हाथों में दे दीजिएगा। वो भाई कौन है? वही अडानी अंबानी है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप देश की 35 जो संस्थाएं थी, आपने उसको बेच दिया उनके हाथों में, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसके बाद भी कहते हैं कि इस देश को और इस देश के संविधान को खतरा नहीं है। देश ऐसे ही बिकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये लोग व्यापार हैं, व्यापारी से ज्यादा इनकी हैसियत कुछ नहीं है। ये देश के सुरक्षा के साथ व्यापार करते हैं, देश की सत्ता के में बैठकर ये व्यापार करते हैं, यही हकीकत है। आरजू खान साहब, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं बिहार के बारे में, आपका जरा विश्लेषण चाहता हूं मैं, छोटा सा। क्या है कि अभी जो खबर यहां पर आ रही है, दारूवाला साहब जरा सुनिए ध्यान से, निजाम साहब आप भी जरा सुने प्लीज। यहां पर जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लान ये है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर मेजॉरिटी मिल जाए और वो गुड बाय कर दें नीतीश कुमार जी को, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी से तंग आ चुके हैं बीजेपी। ये पूरे देश के लोगों को पता है। जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी जब देखिए, जब इलेक्शन आते हैं ना, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कभी लिट्टी चोखा से अपना मतलब जोड़ लेते हैं रिश्ता, कभी बिहारी चावल से, कभी मखाने से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये सिर्फ कब होता है? चुनाव के वक्त में होता है। अब मैं बताता हूं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अचेत है, उनकी कोई सूझबूझ नहीं है। आप देखे होंगे, अभी ये 3 महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, 1-2 नहीं, 3 महीने के अंदर की बात। अकेले कोई भी उन्होंने मतलब पब्लिक के बीच में नहीं गए हैं, कोई भी मीटिंग्स नहीं की है, कोई भी रैलियाज नहीं की है। जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, उनके मंच पे जाते हैं और बार बार ये सफाई देते हैं कि मैं बहुत इधर उधर हो गया, अब नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब आपको जाने लायक ही नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का। आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, वो शिवसेना जिसको कहती थी चीनी पानी का मेल है, उस शिवसेना का नहीं हुई। उस शिवसेना के बाद फिर एकनाथ शिंदे की नहीं हुई। उस छगन भुजबल को और अजीत पवार को, जो पानी पी के देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं और अपने स्टेट का डिप्टी सीएम बनाते हैं। यही रिश्ता था जेजेपी हरियाणा के साथ, यही रिश्ता था। और यही बिहार में मैं बताता हूं, यही अकाली दल भूल गए। अरे सर, आप अकाली दल भूल गए पंजाब में। अकाली दल था। और मैं बिहार में फिर मैं आ रहा हूं ना, बिहार में आ रहा हूं, एक ही तीर से एक ही घर को चाचा और भतीजे को लड़ा दिया। पहले चिराग पासवान को रुलाया, उनका घर छीना, उनके पार्टी का सिंबल छीना, और वो स्वघोषित हनुमान कहते हैं। उसके बाद उनके आदरणीय चचा पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया, जबकि वो पहले एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे। अब उनको हम लोग जगह दे रहे हैं।
समाजवाद के नाते जगह दे रहे हैं, कुछ सीटों पे हम उनको भी लड़ाएंगे, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। तो ये तो है ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि गद्दारी का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। इस देश में जिसके साथ भी गठबंधन किया, उसके साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया। Right. ये So इनका with track the record। permission of Nizamuddin Rain Saab, क्या सर निजाम साहब, can I go to दारूवाला साहब because दारूवाला साहब has to go at 8:20 8:20 पर शायद उनको जाना है। वो बहुत हमको जाना था सर। सर वो बहुत इन डिमांड आदमी है, आपको भी जाना है। अब ऐसे तीनों को बीजेपी जाना वाले है। भाग जाते हैं सर, उस दिन ही भाग गए छोड़ के चलो रस्ते से। आप जब दारू वाला सब पूना से कहाँ जा रहा है आप मेरे को पूछो, अभी शादी का कोई मौसम नहीं है जी और बीजेपी वाले किसी को खिलाते नहीं है, खुद ही अकेले खाते हैं, तो ये भाग के कहाँ जाएंगे सर? आप इनको रखिए लास्ट तक। अच्छा निजाम साहब, जैसा एक छोटी सी बात बताएं, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है सर, बिहार और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, 1989 तक आपकी सरकारें थी, उसके बाद आपकी सरकार कभी नहीं बनी। इनफैक्ट नरसिम्हा राव साहब के आने के बाद नरसिम्हा राव जी ने यह तय कर लिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो ताकतवर नहीं रहेगी, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा जो था आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं से था। जगन्नाथ मिश्रा जी, एसएन सिन्हा साहब, भगवत झा आजाद साहब, कहां पर हैं ये सब लोग सर? आपका बिहार का नेता कौन है? आप मुझे बताइए ना। एक जमाना था जगन्नाथ मिश्रा जी के नाम पे पूरी राजनीति चलती थी। हमारे तो मित्र हैं सर, थे मतलब, बट क्या हाल कर दिया सर आपने उनका, और आपने अपनी बिहार कांग्रेस का क्या हाल कर दिया। आज भी आपको कुर्ता पकड़ना पड़ता है तेजस्वी यादव जी का उनके साथ चलने के लिए। सर क्या कर रहे हैं सर आप मुझे ये बताइए। जो परिस्थिति इस देश में बदली, जितने लोगों के यहाँ गए हैं कांग्रेस के नेता गए। दूसरी चीज है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ हमें बिहार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं, ना हमारा उनका किसी मामले में विरोध है, ना हम उनके किसी विरोध में हैं। और मैं लालू जी को सलाम करता हूं कि इन्होंने जबरन उनको जेलों में रखा, लेकिन वो आदमी जो है सांप्रदायिक ताकतों से कभी नहीं हाथ मिलाया। उस आदमी ने जो केस आपने फाइल किया था, यस आखिर तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहा कि देखिए कुछ हालात ऐसे बने जिसमें बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी और दलित के वोट कांग्रेस का साथ छोड़कर गए, इससे कोई इनकार। तो जहां गए हम उनके साथ आए ना, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमने कभी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ नहीं मिला। जिस तरह से इन्होंने कश्मीर में मुफ्ती महबूबा के साथ हाथ मिला के आतंकवादियों के साथ सरकार बनाई, हमने तो ऐसा नहीं किया ना सर। मगर आप पे चार्ज है तुष्टीकरण का, कांग्रेस के चार्ज है तुष्टीकरण। सीडब्ल्यूसी मीटिंग पहली बार बिहार में हुआ, सीडब्ल्यूसी मीटिंग इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहां भी तुष्टीकरण के राजनीति के तहत आपने गाजा पे रेजोल्यूशन पास किया। निजामुद्दीन जी, गाजा पे रेजोल्यूशन आपने पास किया मुस्लिम वोट्स के लिए, तुष्टीकरण के लिए। ये आरोप है आप पर। ऐसा है आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल का संबंध कभी 8:23 हो रहे हैं सर, आप टाइम पूछ रहे थे। ये माननीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने गलत काम किया। प्रधानमंत्री हर बार अलग अलग बातें करते रहे। जिस दिन ये घटना हुई थी आपके चैनल पर ही बहस हुई थी, आपको अच्छे से याद होगा। उसमें कांग्रेस ने जो इंटरनेशनली राजनीति का सही मापदंड था इजराइल के साथ वही किया, क्योंकि फलस्तीन के साथ हमारा वो संबंध था। और यही चीज रिपीट करी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा। अटल जी ने किया, इंदु कुमार गुजराल ने किया, दूसरे लोगों ने किया। ये तो सिर्फ सर गुजराल साहब की तो बात ही मत करो। मगर गाजा पे रेजोल्यूशन सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या जरूरत था बिहार चुनाव के मध्य में? यही प्रश्न उठता है। एक बात बताइए मुझे, आप बताइए ना कि मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी कि अपनी माँ का श्राद्ध करने आप गए, जब हिंदू धर्म में इस तरह नहीं होता। आप बताइए ना मुझे कि हिंदू धर्म में तो है नहीं कितना दिन मरने के बाद लोग श्राद्ध दूसरी जगह करने चाहिए। क्या गुजरात में नदियां नहीं थी या गंगा जी में नहीं कर सकते थे? जो सबसे बड़ा तीर्थ था वहां तो उनकी सरकार भी थी, क्यों नहीं? सर गया सबसे बड़ा है। नहीं गया पिंडदान के लिए गया सबसे बड़ा। उसका भी एक सिस्टम है सर, हिंदू धर्म में उसका एक सिस्टम है। आपने मुंडन नहीं कराया और श्राद्ध करने पहुंच गए आप। क्या बकवास करेंगे हिंदुत्व का? यानी ये तो हिंदुत्व का मजाक उड़ाते रहते हैं। Can I go to Ali Darwala साहब now? हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं। Sir, all of you are looking at your watch. सर आप सब लोग अपनी घड़ियां देख रहे हैं। मैं दारूवाला साहब से कुछ पूछ लूं? बड़ी मेहरबानी। हाँ जरूर। दारूवाला साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो रह गया। आप जरा उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे सर? बीजेपी के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? इतनी बढ़िया क्या बात है। अरे आरजू खान साहब, आप किसी बीजेपी के ऑफिस में गए हैं रिसेंटली?
Yeah, sir, it looks like a multinational office. Sir, where are you getting the money from? Can you tell इसीलिए us? तो आग भी लगाए जा रहे हैं Sir, इस देश की जनता, इसीलिए आग भी लगा रही है। सर बताइए ना सर, प्लीज। नहीं, दिस ऑफिसेस दैट यू आर सीइंग, दिस आर ओल्ड प्रॉपर्टी, कोई नई प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया है। Sir, you have ये built जो over it. जगह है, वन सेकंड, ये जो जगह, ये जो लैंड का जो पीस है अशोक रोड के ऊपर और जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर, ये जूनी जगह है सर। इसके ऊपर सर, सिर्फ मालूम है, बिल्डिंग 12 को नंबर रिफर्बिश अशोक रोड करके में, वही मालूम है लैंड सर। की, दिल्ली के अंदर आप बिल्डिंग भी कितने भी बना लो, आपको दिल्ली में जगह नहीं मिल सकती। ये बिल्डिंग, ये कांग्रेस के आशीर्वाद से उनके जमाने में हमको ये जगह अलॉट कांग्रेस के जमाने में हुई है, ना 2014 में। ये सारी जगह 2014 के बाद, ये निजामुद्दीन जी, उनकी पार्टी का लाख लाख धन्यवाद है कि इन्होंने हमें ये जगह दी थी। सर, इस 24 जगह के अकबर रोड ऊपर अभी तक वैसे का हमने वैसे ही है। सिर्फ, सर सुनिए ना, अशोक रोड का ऑफिस, उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का ऑफिस, जी। ये सारी जगह लैंड जूनी है। आप जानते हो फ्लैट भी नहीं बना सकते, आप एक फ्लैट भी नहीं ले सकते दिल्ली में। तो ये जगह को सिर्फ रखते हुए हमने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई। सर, मैं दिल्ली वाला हूं, मुझे क्या बता रहे हैं सर? पर कोई भी जगह नहीं, एक भी इंच ऑफ लैंड हमने किधर भी अक्वायर नहीं सर, मैं किया। लैंड की बात ही नहीं कर रहा हूं। दारू वाला साहब, Wait a minute, Pradeep, I want an answer to this. Yeah. 1 minute, please. I want an answer to this. How are you able to build such offices? I am not even talking about the land. 12 अकबर रोड जमाने से भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है सर, शुरू से सर बीजेपी का कांग्रेस ही ने ऑफिस दिया है है सर हमको वो जगह, मालूम है सर। और कांग्रेस लेकिन शासित काल सर, में वो मिली है, देखिए, सर। वो देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग, हा, देखते आदमी का मन खुश हो जाए, लगता है किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आदमी जा रहा है। लेकिन 24 अकबर रोड में जाओ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है सर कांग्रेस का ऑफिस। वहां तो नहीं बना, कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं बनी। सर आप बताइए ना सर, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? इवन टू बिल्ड यू नीड मनी सर, and you are building in all districts everywhere. Your Electoral offices are bond. looking swanky, fantastic. I hope all political parties are able to make offices like this. It will be fantastic. लेकिन अंदर जाने से आम आदमी जरा घबराता है थोड़ा सा। लेकिन दरवाजा साहब बताया और ना, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हमारे ऑफिसेस में गरीब से गरीब आदमी भी आएंगे दारूवाला साहब, और सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है, ऐसी परम बिल्डिंग धर्म है। बट आई वांट टू आस्क यू दारूवाला साहब, बिकॉज़ आरजू खान साहब जाएंगे, तेजस्वी यादव जी, आरजू खान साहब ने रिपीट किया है कि वक्फ बिल रिफॉर्म्स को हम कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। और दारूवाला साहब, आपका स्टेटमेंट, मैं मानता हूँ आपका स्टेटमेंट था हिस्टोरिक। आपने जो स्टेटमेंट गए बार दिया था ऑन वक्फ बिल, इट वाज वायरल ऑल अक्रॉस द मैं वही कंट्री। तो कह रहा हूँ, वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड, वक्फ पूरा ये सिस्टम उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर ये दुनिया में, जो इंडिया के अंदर जो वक्फ लोग जो बैठे हैं ना, ये सारी दरगाहें, ये सारे महल, ये सारे ताजमहल, ये सारे एक जमाने में हिंदू राजाओं के होते थे। ये इन्होंने आके यहाँ पे जबरदस्ती कब्जा किया है। ये जगह हिंदुस्तानियों का है। 1 सेकंड, इनसे वक्त का मतलब पूछिए, वक्त का मतलब होता मेरी क्या बात है? खत्म होने दो। आप ये दारू वाला जो जी से है, पूछिए, ये वक्त का मतलब होता क्या है? औरंगजेब के वक्त से लेके ये 900 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों की जगह छीनी है, और जाते वक्त अल्लाह के नाम पे लोगों को दे के झगड़ा वाद विवाद रखने के लिए ये जगह देकर गई। मैं तो कहता हूँ वक्फ बिल को डाल दो कचरे के डब्बे में और जगह कर दो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के हवाले। मैं तो इस बात का कहने वाला हूँ, मैं आज 1 साल से यही कह रहा हूँ। राजीव सर, आपको याद है तो आप इनको बता सकते हैं। सबका साथ हटा दो। आज से अली दारूवाला, बार बार आप बोलते हो ना कि हम वो नारा इनका है, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, हटा दो और उसमें अपना नारा बदल दो कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। अरे हिंदू का सवाल ही नहीं है सर, ये मुगलों ने जगह किसने ली? आप कहो ना मुझसे सर, मुझे बताओ ना सर, ये याकिस्तानी राजा थोड़ी है। निजामुद्दीन जी, औरंगजेब के जो पूर्वज थे, दारा शिकोह के जो पिताजी थे, उनके जो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं दारूवाला जी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपकी जवाबदेही है कि दोनों बार मंदिरों से सोने और पैसे कैसे चोरी हो गए, उनकी जवाबदेही देनी चाहिए कि ये चुराता कौन है। आपकी जवाबदेही ये होनी चाहिए कि इस देश में राम मंदिर के नाम पे जो लाखों की जमीन थे, घंटों में करोड़ों में कैसे बेच दिए गए। इस देश में सवाल का जवाब ये देना चाहिए आपको कि अयोध्या में जो जितने भी ज्यादा बड़े लैंड एक्वायर किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें और जो ये आपको होटल्स बन रहे हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फंडिंग किए हुए क्यों है। आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो कंपनी 10 लाख की है, लाखों हजार करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी को क्यों देती है।
क्या वो आपके आलीशान बिल्डिंग्स को बनाने के लिए देती है? और आपको ये जवाब भी दो। बताना चाहिए जी, बोलिए, कि बोलिए, ये सब सर। आपकी बोलिए, जिम्मेदारी बोलिए, है। बोलिए, दारूवाला साहब। आरजू भाई सुनिए ना, बोलिए। आरजू भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का बिल जब पार्लियामेंट में टेबल हुआ था तो उसके समर्थन में तो इंडिया अलायंस आपने, आपके क्या बात सहयोगी करते हैं, क्या निजामुद्दीन जी बात ने करते सब हैं सपोर्ट साहब? किया है। क्या सर बात सुनिए ना, करते हैं सपोर्ट आप? किया आपने, और अपोज आपको नहीं ये किया, भी बिल बताना पास हो चाहिए, गया, ये भी जवाबदेही 1/3 लेनी बिल चाहिए पास ना हो गया, कि इसके अंदर नीरव फायदा मोदी जब विजय आपको होता माल्या से था, आपने जब कितने आपको पैसे उसकी लिए दुविधा नहीं उनको हो गई, देश से आज भगाने के आपको लिए? उसकी दुविधा हो ये रही भी है। इस सर आपने सवाल का जब भी उसको जवाब अपोज दीजिए करना ना। चाहिए तो था, आप इस सब आपने बिल को सवालों जब पे भी जवाब अपोज नहीं नहीं देते किया, हैं। आपने आप बिल को आप सपोर्ट अडानी किया, को क्या क्या आपकी संपत्तियां बेचना चाहते सहायता हैं से, देश की, आपकी जरा उस पे सहयोग भी से, आप कांग्रेस उस की पे मदद बात से ये करिए बिल ना। पास हो गया। देश की सर बिल संपत्तियां को हम जब भी कितना पास नहीं बेचिएगा? होने से आपने रोकना चाहिए मालूम है, था। नाकारा और निकम्मे औलाद ही अपने पुरखों की बनाई हुई जमीनें, जायदादें या अपनी देश की संपत्ति, अपनी संपत्ति बेचते हैं, जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनको बना बनाया मिला और आप लोग बेचने पे आमादा है। आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, दूसरों के बेच रहे हैं, फायदा देना चाहते हैं। वक्फ का मतलब दान होता है, और वो दान की जमीनें आप छीनना चाहते हैं। अरे वो उस दान पे आपने आपका कब्जा कब से हो गया? खून ये से, अपने आपकी संपत्ति पसीने से कब से हो कमाई हुई गई? चीज को दान करिए, लोगों की अरे छीनी हुई प्रॉपर्टी दान मत मैं तो करिए। कह रहा हूं ना कि जितने भी ये तो दान छीनी हुई चढ़ावे प्रॉपर्टी चढ़ते दान हैं, कर तो रहे हो देश आप। की जनता ने ये बांट आपके देना बाप चाहिए। दादा आप ने नहीं करिएगा, इस पर किया है, सहमति ये जताइएगा, मुसलमानों ने खाली चाहे वो दान किया है। मंदिर के हो, आपके मस्जिद बाप के हो, दादा ने नहीं गिरजा दान घर किया। के हो। आज मैं से कह रहा हूं ऑन निजामुद्दीन सर, रिकॉर्ड कि निजामुद्दीन जितने सर भी सुनिए दान ना, की चीजें आती निजामुद्दीन हैं, सर जितने भी सुनिए ना, पैसे ये पड़ते हैं, हकीकत है, जितने ये सोने हकीकत है, जवाहरात ये पड़ते हैं, हकीकत उसको आपको बहुत एक खराब देश की चुभेंगी। इकोनॉमी सर बढ़ाने मैं के लिए आपको एक देश की कहता हूँ, जनता ने आरजू सर बांट सुनिए देने ना, चाहिए। सर क्या आरजू वेरी भारतीय जनता प्रैग्मेटिक पार्टी कभी सुनिए, इस पर समर्थन करेगी? वेरी प्रैग्मेटिक इसका सुनिए, समर्थन जहाँ भारतीय जनता पूना पार्टी में करेगी। लेके मैं कहता अहमदनगर हूं तक के वो जो ये दूध जगह, चढ़ाए ये जाते हैं दरगाह ना, की, वो जो दरगाह दूध की, अरे चढ़ाए साहब जाते हैं ये लाखों दरगाहों हजारों की लीटर, जगह आई वो कहाँ बच्चों से? के कुपोषण ये का बादशाह शिकार बनते होते हैं, उन कौन है बच्चों देने को के दे लिए? देना चाहिए। सर आप इस लोगों पे को एग्री हकीकत करवाइए ना, जाननी Sir, does नया the दीजिए। कानून same लेके apply? आइए। आप हकीकत Gentlemen, आप इस लोगों पे gentlemen, कानून को लेके आइए। may जानना I ask चाहिए, a question, निजामुद्दीन देश में gentlemen? जी, सबको शिक्षा बराबर मिलना हकीकत चाहिए। Sir, लोगों sir, को निजाम शिक्षा जानना साहब सबको और चाहिए। समान आरजू मिलना साहब। ये चाहिए। आप इस मुगलों पे ने बात जो करिएगा। जगह वकफ की है, सर, मुगलों जो ने जी, जगह आरजू खान दान साहब में दी और है, निजामुद्दीन ये रईस जगह साहब। उनको दारूवाला साहब, एक सवाल। कबूल नहीं है। दारूवाला साहब, एक सुनिए छोटा मेरी सा बात सवाल को। है। अरे निजाम साहब, एक मिनट, एक मिनट। आप मैं जानता हूं आप दारूवाला साहब की मदद करना चाह रहे हैं, निजाम साहब, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है बैकग्राउंड में, लेकिन एक मिनट, दारूवाला साहब ये बताइए, does the same apply to Christian lands? Because the Roman Catholic Church, by the way, is also as big a land owner as the Waqf board. By the way, that new thing has come out. So are you going to apply the same thing to Christian lands, Darwala sir? See, one thing, just give me 30 seconds to explain. The citizens of this nation want to know, and the only way this educated people can come to know is through the Madhyam of Nation Now. The land, the parcel of land on which the Muslims and the Christians are sitting now, they belong to the Hindu kings, the old Hindu kings, which were conquered by the Mughals, then later by the British. अरे Britishers, आप when they इतिहास से went, खेलने one वाले second, लोग one हैं। second. आप One इतिहास से second, one खेलते हैं। आप मुझे ये खत्म क्या नहीं, मतलब आरजू भाई गलत है। दकियानुसी बात आरजू कर भाई रहे मैंने हैं बीच में दारूवाला बात नहीं जी? किया। आरजू सर, साहब आप को बोलने इतिहास दीजिए ना, से उसके क्यों बाद मांग रहे बोलिए हैं? ना। झूठ आरजू खान साहब, एक आरजू भाई, बैठ गए। आरजू भाई 30 अरे सेकंड, आप कहिए, 30 आपको सेकंड। अडानी और अंबानी को फायदा भी आरजू खान साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, बोलिए। देश एक की सेकंड, संपत्तियों को आरजू भाई, बेचना है। आरजू देश भाई, में ध्रुवीकरण की 30 सेकंड राजनीति मांगा, करनी है। मैंने बीच आप में बात कहिए ना, नहीं की। देश में आरजू भाई, ध्रुवीकरण की अरे राजनीति सर, सर, मुझे खत्म ये करने गलत जमीन है चोर सर, अनफेयर, आप कहिए ना, आप अनफेयर जमीन सर, चोर हैं। अनफेयर, अनफेयर, अनफेयर। Very 2 against unfair, 1, very 1 unfair. second निजामुद्दीन उनका जी, सैंडविच मत आरजू बनाइए जी, ना मैंने यार, बीच बोलने में दो बात यार, नहीं किया। मैं please। 30 सेकंड मांगा हाँ, आपसे। बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, बोलिए। आप मेरा व्यू, सर मेरा व्यू जान के तो लीजिए मैं क्या कहना चाहता हाँ, हूँ। बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। सर 200 साल जो ब्रिटिश ने राज किया, उन्होंने जगह, ऐसी जगह, मिशनरी की जगह अगर आप देखो तो हजारों एकड़, ये चर्चेस को, ये जो कॉलेजेस को, मुझे एक बात बोलिए, ब्रिटिशों ने ये लैंड कहां से लाई? लेट मी फिनिश, फिर आप जितना चाहे कहो, मैं आपका सुनने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में मैं आपको पूना का एक एग्जांपल देता हूं। सर यहाँ पे पूना के अंदर नारायणपेट करके एक जगह है, उसकी जगह पूना से लेके अहमदनगर तक, मैं इसमें कोई एक बात बोलो, पूना से लेके अहमदनगर तक, यानी 1/4 ऑफ पूना सिटी, ये वो दरगाह, वो संस्थान की जगह होती है। तो मुझे बोलिए कहां से सर ये दरगाह की जगह आई कहां से? सर ये सब जगह जो थी, यहाँ पे जो राजा महाराजा पेशवास की जो जगह थी, यहाँ पे ये जो मुगल शासन था, ये उन्होंने जगह को कब्जा किया, और जाते वक्त, बेशक जाते वक्त, मैं कह रहा हूं जाते वक्त, ये जगह उन्होंने वक्फ करके मुसलमानों की, इसकी जगह का फायदा हिंदू लोग नहीं ले सकते, सिर्फ मुसलमान लोग ले सकते। तो ये कितना अनफेयर है सर।
कितना अनफेयर है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के अंदर, साई संस्थान के हॉस्पिटल के अंदर मुसलमान लोग ट्रीटमेंट ले सकते। चल वो तो खैर अलग बात है कि वक़्फ ने आज तक कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं है, मगर ये सारी जगह हिंदुओं राजाओं की है। यहाँ पे आप लोग आने के पहले इसके मालिकाना हक ये लोगों के पास थे। मैं कहता हूं जो उनकी जगह है दे दो। हाँ, जो आपकी कमाई हुई, मेरी कमाई हुई, आरजू भाई के वालिदैन की कमाई हुई जगह वो अपनी है, वो हमने हमारे खून पसीने से कमाई। अगर वो जाते हुए, अगर मेरे अब्बा मेरे दादा अगर वो जगह वक्फ करते तो उसका सर आंखों पे सर वो देने का हक हमारी फैमिली का है। मगर ये जो राजाओं ने जो जगह देखी गई है वो हिंदुओं की है। ये कैसे आप डिफाइन करिएगा? हिंदू राजाओं ने, मैं हिंदू राजाओं आपको ने कहना दिया चाहता है, हूँ इसको कैसे डिफाइन करिएगा? थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए। तो टोटली मैंने अनफेयर बात आप कर रहे हैं। कोई भी अपनी जमीनें दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है, वो दूसरे की दी हुई चीजें कैसे दान कर सकता है? और जो दान कर दिया उसके बाद उसका कोई हक नहीं होता है, उसका अधिकार नहीं होता है। आप डिफाइन करके पूरी तरह से पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज कर देना चाहते हैं। बीजेपी का पक्ष रखे ना। बट आरजू खान साहब, वक्फ बाय यूजर जो अभी अमेंडमेंट बिल में कैंसिल कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है, आधा से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर के माध्यम से वक्फ में गया है। तो क्या वक्फ बाय यूजर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये ठीक नहीं है, ये जो सरकार ने क्या सही है? व्हाट इज योर कमेंट ऑन वक्फ बाय यूजर? हम लोग तो पहले से कह रहे थे सर कि वक्फ बाय यूजर, चाहे ये जो जितनी भी बातें वक्फ पे कर रहे हैं, ये सब अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर में 6 महीने में उन चीजों के डॉक्यूमेंट्स देने थे। अब बताइए, जो हजारों साल से है, जो 200 साल से 400 साल से है, वो इतना जल्दी 6 महीने में कैसे सब कुछ दे देगा? और ये पूरी तरह से निराधार था। Now before we go, gentlemen, सुप्रीम कोर्ट ने इनको we agree with you. लताड़ लगाई। I agree with you, sir. I agree with you. But आरजू ये खान साहब, कैसे दे सकते हैं? आरजू खान मैं साहब, कह रहा हूं question. कि आप 20 सालों के आप One अपने small question माँ to बाप के आप everybody. दस्तावेज नहीं दे सकते हैं। आरजू खान मेरी साहब, तो एक बात second. छोड़िए, हम अपने माँ बाप के दस्तावेज नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। और इस देश की जो है वो आधी आबादी से ज्यादा है जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। Sir, उनका जो है एग्जाम का I have a small question, gentlemen. I have a very small question. एक छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा है, और उसका मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। आरजू खान, सबसे पहले आप 1947 के बाद 1950 में ये पंडित जी की स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, एंड इट वाज पास्ड यूनानिमसली पास हुई थी। उन्होंने कहा था एक या दो जगह को छोड़ करके, जो सोमनाथ का मंदिर था उसको छोड़ करके और एक अयोध्या को छोड़ करके, बाकी जितनी भी जगह हैं वो एज इज वेयर इज बेसिस पे रहेंगी। पंडित नेहरू ने यह भी कहा, जो यूनानिमसली पास हुआ पार्लियामेंट में, एंड बाय द वे वन ऑफ द सिग्नेटरीज वाज आल्सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आई एम सेइंग इट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। दे सेड कि गड़े मुर्दे हम लोग नहीं उठाएंगे। 100 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं आरजू खान साहब, आपको लगता नहीं है कि वो पार्लियामेंट का जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है वो सबको अभी फॉलो करना चाहिए? आरजू खान साहब, पहले आप बताएं। एकदम फॉलो करना चाहिए, और देश के ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि जो जैसे संपत्तियां हैं वो वैसे ही रहेंगी, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान को इन लोगों की वजह से खतरा है। राइट, सो लेट मी गो टू निजाम साहब। नहीं है, राइट, निजाम साहब आप बताएं। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की एक धारा कहती है, उसके बाद भी इस तरीके का सवाल क्यों? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो लड़ रहे हैं उसी को लेकर रहे हैं ना, कि आपने जो है पार्लियामेंट में कमिटमेंट किया है, और देश के संसद में भी ये पूरी क्लियर तरीके से बात हुई थी कि 2-3 सर यूनानिमस है, इस पे किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था। ये भी आपको बताऊं, किसी पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। अगर अभी वक्फ बाय यूजर को रिजेक्ट कर दिया तो उसका समर्थन क्यों नहीं करते आप कचरे के डब्बे में वक्फ बिल क्यों डालने की बात करते हो निजामुद्दीन जी? उन्होंने जो बातें कही है वो क्या है वो पहले आप समझो। उन्होंने जब कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीजों को तो रिजेक्ट किया ना, जो वो जबरदस्ती चाह रहे थे, कलेक्टर को पावर दे रहे थे, 5 से ज्यादा हिंदू मेंबर्स बिठा रहे थे, प्रॉपर्टी चेंज करने से पहले कौन डोनेट करेगा, 5 साल उसके घर में पहरेदारी करेंगे कि वो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये अपनी बेटियों वक्फ बाय यूजर, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि वक्फ बाय यूजर गलत है, और 50% ऑफ टोटल वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर 50%। तो दारू वाला सब जब कह रहे हैं कि ये गलत है तो वक्फ बाय यूजर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इसको हिंदू राजाओं ने दिया,
किसी हिंदू राजा ने जिसको दिया है वो दिया होगा। 99% पहली बात तो आप आज जान ले, ये जो प्रॉपर्टीज हैं या तो मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान है या खानकाहें हैं, तो कौन सा बेचने जा रहे हैं? ये जी, तो बिल्कुल। आज भी मंदिरों के नीचे मंदिर तलाश रहे ना, मस्जिदों के नीचे नहीं, आज बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस हैं जो एएसआई के कंट्रोल में है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज वक्फ यूजर के माध्यम से दिया है, बहुत वक्फ यूजर, बहुत सारे। अगर देश के दिल्ली में संविधान 115 प्रॉपर्टीज, 115 प्रॉपर्टीज, 115 प्रॉपर्टीज इन दिल्ली सर, दे वर हैंडेड ओवर ऑन द बेसिस ऑफ वक्फ बाय यूजर। हुआ था सर ये, तो जिसकी वजह से बहुत हाहाकार मच गई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है वक्फ बाय यूजर डज नॉट स्टैंड एनी मोर। और जो वक्फ बाय यूजर के तहत जो भी प्रॉपर्टीज दी गई थी, दे विल हैव टू रिवर्ट। अली दारूवाला साहब, द यूनानिमस रेजोल्यूशन पास बाय पार्लियामेंट, इट सेड कि गड़े मुर्दे हम लोग नहीं उठाएंगे। वही चीज मोहन भागवत जी ने कही, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। तो सर आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो हर जगह पे हर मस्जिद के नीचे अभी भी शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। दारूवाला साहब बोलिए। सर, मोहन जी भागवत, पूजनीय मोहन जी ने कहा है क्या राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और उसके बाद में काशी जो विश्वनाथ। हमारा शिलान्यास जो काशी विश्वनाथ है, जी, जी। ये तीन के अलावा, ध्यान से सुनिए सर, जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट बात है, मैं सुन रहा यहाँ पे हूं। निजामुद्दीन जी है, ये तीन के अलावा कहाँ पर हमको यहाँ पे सख्त ताकीद दी है, कहाँ पर भी शिवलिंग मत ढूंढिए। और द सेम टाइम ये भी कहा है मुसलमानों ने दिल बड़ा करके ये जो 2 जन्मस्थान है ये हिंदुओं को वापस समर्पित कर दीजिए, इसके अंदर आपका बड़ापन रहेगा। ये इतनी बात है, सिंपल, वी ड्रॉ अ लाइन, इसके आगे कोई चर्चा का विषय नहीं है। काशी विश्वनाथ का जो विषय है वो हम सब जानते हैं सर, कृष्ण जन्मभूमि का हम सब जानते हैं सर, उसको कैसे इलीगली अक्वायर किया, कैसा मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया, उनकी जो आस्था थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनका जो एक जो सेंटर ऑफ फेथ होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या सर। ये देखो आप 900 साल का अगर आप इतिहास निकालो ना सर, 700 साल मुगलों ने, 200 साल ब्रिटिश ने, और उसके बचे हुए 60 साल ब्रिटिश की छोड़ी हुई औलाद, मैं नहीं कह रहा कौन सी पार्टी, ब्रिटिश की छोड़ी हुई औलाद, इन्होंने हिंदुओं के साथ में दुष्टीकरण की है। एक विशेष समुदाय को लेके वोट का उन्होंने अपना एक वोट बैंक स्टेबल रखा है। और मैं जो कहता हूं, बेशक हमें आजादी 1947 में मिली, मगर हिंदुओं को जो आजादी मिली और 2014 में मिली है। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। और इसके बाद हमारी 25 साल जो सरकार काम करने जाएंगी ना सर, इन हमारे तो बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे जो 56 इंच के छाती के जो 56 हमारे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो बिल्स चले हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग हम लोगों तक जो डेवलपमेंट काम को लेके जा रहे सर, कोई भी ये पार्टी को हिला नहीं सकता। अब कितने भी फेक नैरेटिव्स चलाइए, कितने टूल किट लाइए, All the best, sir. All the very best. कितने फार्मर एजुटेशन करिए, कितने शाहीन बाग लगाइए, और कितनी बिरयानी पका के आप लोगों को खिलाइए। सर, मुझे तो आज तक नहीं मिली। ये सरकार, अरे सर, मेरे को तो आज तक नहीं मिली, ना आपने खिलाई ना निजाम साहब ने खिलाई। अरे छोड़ो दारूवाला साहब, महाराष्ट्र, वंदे मातरम। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे आज तक सिख कबाब नहीं भेजा। कई छोड़ो। जन्म ले लो, इस देश में कांग्रेस रिटर्न आएगी, शासन करेगी। अली दारूवाला इतिहास पढ़ा करो, ये हिंदू पढ़ के तुम्हें जहन्नम में जाना है पहले से फिक्स है तुम्हारा अपना, तुमने अपना जहन्नम मेरे को मुसलमानों को अगर सही रास्ता बताओ, इतिहास कहते, वो मुझे देशद्रोही कहते, वो मुझे मुसलमानों का दुश्मन कहते। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है सर। देखिए रात दिन मैं ये सुनता हूँ, जो आपने शुरू किया, ये कभी जो है ईमान के ऊपर आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं निजाम साहब और अली दारूवाला साहब। आज अष्टमी है, वैसे अष्टमी कल तक कंटिन्यू करेगी, उसके बाद नवमी है और 2 अक्टूबर को दशहरा है। आप सबको नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार 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 नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, जय हिंद। So finally, Mr. Daruwala got cursed on our show. Well, अब दारूवाला आरएसएस से जुड़े हुए सर, तो बहुत मुश्किल होगा उनको
लेकिन सर जो बात आरएसएस वाले कर रहे हैं, जो बात विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे थे बहुत पहले से, वो बात गलत नहीं है, सीधी बात है। अयोध्या में मैं जैसे बार बार बोल चुका हूं, अयोध्या में काफी कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि वास्तविकता में ये हिंदू साइट थी, नहीं थी, इसके पहले यहां पर क्या था, क्या नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक के काशी विश्वनाथ का सवाल है और प्रदीप जी कृष्ण जन्मस्थल का मथुरा में सवाल है, वहां पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। वहां पर तो सर फतवा है, वहां पर तो फरमान है, एम्परर औरंगजेब का फरमान है कि इसको तोड़िए। और उसके पहले काशी विश्वनाथ के बारे में तो ये 1000 बार मैं बोल चुका हूं, काशी विश्वनाथ के बारे में सवाई मान सिंह, जिसको मिर्जा राजा कहा करते थे, उनको बादशाह अकबर ने अपने ट्रेजरी से, अपने खजाने से पैसे दिए कि वहां पर जो रेलिंग है काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के आसपास, वो सोने की बनाई जाए। उसके लिए बादशाह अकबर ने पैसे दिए, जिसको औरंगजेब ने अपने फरमान से तोड़वाया। So there is, all these documents are available, sir. The original documents are available. So is the case with मथुरा में सवाई जयसिंह ने, क्योंकि कृष्ण मंदिर जो है वो बहुत बड़ा बना दिया था, वहां पर जो मस्जिद है उससे भी बड़ा बना दिया था, इसलिए उसको ऑर्डर दिया गया इसको तोड़िए। और जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने तोड़वा दिया और वहां पर ईदगाह बनवा दिया। उसके नीचे, ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है प्रदीप जी, वहां पर यह कहा जाता है उग्रसेन का महल है और वहां पर कारागृह था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तथाकथित तौर पर यह कहा जाता है। ऊपर ईदगाह है, नीचे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है। मतलब व्हाट इज दिस? तो मेरा यह कहना है प्रदीप जी, इन 3 जगह पर, सिर्फ ये 3 जगह चाहिए, और अगर इन 3 जगह पर भी आप अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो हिंदू तो 3000 जगह मांग लेंगे, 30,000 जगह मांग लेंगे। सीधी बात है। आज आप जो कह रहे हैं दैट इज परफेक्ट। अली दरवाला भी वही कह रहे हैं कि हमारे डैडी ने जो, पिताजी ने जो बनाया वो प्रॉपर्टी थोड़ी ले रहे हैं। करेक्ट। जो आपने इंक्रोच किया है जी, और जो एकदम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और जो जिसको अपने भगवान मानते हैं, उस चीज पर मांग कर रहे हैं, ये आपने कमा के नहीं लाया है, ये तोड़ा गया है, एग्रेशन हो गया है, उसके ऊपर मंदिर बना दिए, मस्जिद के ऊपर मस्जिद। Nobody is asking the current message. Sir, in Delhi, there are 115 or 120 such places which the ASI, that is the Archaeological Survey of India, has identified कि वहाँ पर, क्योंकि इंदिरा जी ने इनको परमिशन दे दी थी कि आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो वक्फ बाय यूजर कर दिया इन्होंने। Sir, this is not done. This is not done. These are old historical monuments which belong to the whole country. वो आपकी नहीं है, सीधी सादी बात है। By the way, they are also claiming the राष्ट्रपति भवन, वो कहते हैं रायसीना गांव जो था वो हमारा था। एयरपोर्ट, They are also claiming the airport, they are also claiming Parliament House, राजपथ, और उसके अलावा लाल किला। एक मिनट सर, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। जामा मस्जिद सर, बलबन का जो टूम है विच इज अ ग्रेड 1 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट। मतलब मोती मस्जिद, 2 मोती मस्जिद हैं एक्चुअली दिल्ली में, एक पहाड़गंज की तरफ है और एक जो है वो चांदनी चौक में, जहां पर नादिर शाह ने खड़े होकर के अपनी तलवार निकाली थी और ये कहा था कि जब तक ये तलवार वापस अंदर नहीं जाती तब तक मारकाट जारी रखो, जिसमें न जाने कितने मुसलमान और कितने हिंदू मरे थे। मोहम्मद शाह रंगीला उस वक्त मुगल एम्परर हुआ करते थे। मेरा ये कहना है कि जहां तक आप लोगों का सवाल है, all these people who are actually contesting this, I agree, in a democracy you have the right to contest. आप दिल बड़ा रखिए, ये 3 जगह दे दीजिए बस, मैटर इज ओवर आफ्टर दैट। और अगर आप ये 3 जगह नहीं देंगे फिर ठीक है, फिर क्या है। जैसे दारूवाला साहब कह रहे हैं कि अभी नया डिमांड है पुणे से लेकर नगर तक, वो पूरे जमीन अभी पुणे से लेकर नगर तक उनका ही है, तो उसका विभाग, तो what he is trying to say is जमीन किसका है? It has to Sir, दारूवाला साहब is a very wise man and practical. Again, practical. दारूवाला साहब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ आप बाकी मेजॉरिटी को मत करिए। Don't please instigate the majority community against Muslims. Don't do it. That's all that he's saying. We have to live with each other for the rest of our lives, whether we like it or not. You are here, we are here, we are going to be here. अरे सर, 900 साल मतलब बाहर के लोग आए, मतलब बाद में वो हिंदुस्तानी बन गए, बट दे वर मुस्लिम्स। वो आपको कन्वर्ट नहीं कर पाए पूरे हिंदुस्तान को। दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, बाय द वे प्रदीप जी, विच रिमेन्ड अ नॉन मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, वेर एवर द मुस्लिम्स रूल्ड इज इंडिया। हिंदुस्तान को छोड़ करके और कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, कहीं और भी आप चले जाएं जहां पर मुस्लिम रूल आया है, द होल कंट्री हैज बीन फोर्स्ड टू कन्वर्ट एक्सेप्ट इंडिया।
मेरा ये कहना है कि आज भी 86% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की हिंदू है और आगे चलकर भी हिंदू रहेगी, और आप जो हैं वो तकरीबन 16 से 20% है और 16 से 20% रहेंगे। दोनों को साथ में रहना है। इससे अच्छा है कि भाईचारा करके रहिए। आप ग्रैब मत कीजिए, अतिक्रमण मत कीजिए, सीधी सादी बात है। डोंट ट्राई एंड इंस्टिगेट द मेजॉरिटी कम्युनिटी अगेंस्ट योरसेल्फ, इवन इफ हिंदू पार्टीज टेल यू टू डू सो। बिकॉज मुझे तो कभी कभी लगता है ये तो इनको तो उकसाया जा रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल सा लॉजिक है, वो तो हर एक को समझ में आ सकता है। अब जब तक हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं होगा तो आप जानते हैं किस पार्टी को एडवांटेज होगा, सीधी सादी बात है। पर योगी जी तो तैयारी कर ही रहे 2022। दो योगी जी तैयारी कर रहे हैं, पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर ही दिया है। वो जो मौलाना है उसको बोल दिया कि तेरे को मालूम नहीं है कि किसकी सरकार है यहाँ पे, और उसको उठा के पीट पीट के लेके गए हैं अभी बेचारे को, वो जो भी आदमी है। मैं तो वैसे ही बेचारा बोल रहा हूँ उसको। लेकिन प्रदीप जी, yesterday was a fun, really fun filled match. But the funniest, the actual entertainment started with Mr. क्या नाम है उनका, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और चेयरमैन हैं किसके, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ये जनाब जो हैं ये ट्रॉफी को लेके भाग गए, मेडल्स भी लेके भाग, मेडल्स भी, मतलब ट्रॉफी चोर और मेडल चोर, और शर्म भी नहीं आती है इनको। अरे मैं कहता हूं पाकिस्तानियों को आप सोशल मीडिया पे देखें, अबे तुम हारे हो 3 बार मार पड़ी है तुमको हिंदुस्तान से, और तुम ये बोल रहे हो ट्रॉफी ये वो। अबे कैसे लोग हैं यार, दिस इज अ कंट्री ऑफ क्लाउन्स। पाकिस्तान इज एक्चुअली अ कंट्री ऑफ जोकर्स, सीधी सादी And I बात। think Economic Times has carried an article how Shahid Afridi is going to dance with the trophy. That's Trophy right. हमारे पास है, हम जीते हैं ट्रॉफी, यस। और सब बच्चों को इकट्ठा करके रोड पर नाच गाना। It's a joke. This country is a joke. अरे They're all jokers. अरे पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक still carry a chapter on how Pakistan won the 1971 war, और बांग्लादेश तो खैरात में दे दिया था, ईस्ट पाकिस्तान तो वैसे ही दे दिया जी हमने चैरिटी में। इस किस्म के तो लोग हैं। मतलब आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इन दिस डे एंड एज, इन द डिजिटल एज, there are still some people like that. All this man had to do was to tell the vice chairman of the Asian Cricket Council, अरे भाई आप दे दीजिए। इनके बड़प्पन को, इनकी जेनरोसिटी को, इनकी अंडरस्टैंडिंग को सारी दुनिया अपलॉड करती। ये बोलती कि यार आदमी अच्छा आदमी है, जैसा भी हो अच्छा आदमी। बट इंस्टेड यू रैन अवे विद द ट्रॉफी, ट्रॉफी के साथ भाग गया। ये ट्रॉफी आपका है। किस पीछे ट्रॉफी? It doesn't belong to you, you dopehead, ट्रॉफी रन अवे, you chore. This man is a chore, and because of him all Pakistanis are being called chores. इसकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से, ये मोहसिन नकवी जो है ये चोर है, और तेरी वजह से सब पाकिस्तानियों को लोग चोर बुला रहे हैं या भिखारी बुलाते हैं। आप हर जगह पे जाके कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि हमें अल्लाह के नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। मतलब oh God, this is terrible. सीरियल जोकर्स, यानी हर डिपार्टमेंट जोकर्स है उनके। Yes. शाहिद अफरीदी दूसरा जोकर, हारा हुआ हर चीज बोलते जीत गए, बच्चों को लगा हम अभी क्या, अभी कुछ अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या इंटीग्रिटी। And there are some jokers here also who support them, by the way. I have them right here on Facebook. I don't want to name them. One of these days I will. All these have very sympathetic echo chambers here as well, by the way. And some of them are quite prominent journalists also on various channels, on some prominent satellite channels. You know who they are. Well, that's just about it. We had a very, very interesting show tonight. Ali Darwala Sahab, as usual, put the cat among the pigeons. And that was it. So, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. Please do subscribe to the channel. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय।